अपना कैमरा ऑफ करें प्लीज। बाकी पार्टिसिपेंट्स अपना कैमरा ऑफ कर दें। राजू, मैडम बस just waiting for the principal sir when he will join. We have already 58 participants. रवि कैमरा ऑफ करो अपना। रवि, रोल नंबर 15 2015। Students, let us wait for 2 or 3 minutes more so that more participants can join. नमस्कार सर। नमस्कार स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सर हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। पूनम मैम, आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मैम। सर, shall we start? We have 66 participants. Sure, I think we can start. हाँ, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी, डॉक्टर मोहम्मद इशाक जी, कन्वेनर IQAC, एंड डॉक्टर पूनम मदान, आज के हमारे स्पीकर, एंड माय डियर फैकल्टी मेंबर्स। जैसा कि आप सबको मालूम है, कोरोना की सेकंड वेव चल रही है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कॉलेज का ये प्रयास रहता है कि बच्चों को कैसे हर बार हम जागरूक करे जाएं। पिछले साल भी अप्रैल में
हमारे कॉलेज के जो प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी ने कॉलेज के अंदर सैनिटाइजेशन, थर्मल स्कैनिंग और जो जो प्रिवेंटिव मेजर्स जो दूसरे कॉलेज सोच भी नहीं सकते थे, वो हमने टाइम से पहले ही शुरू कर दिए थे। ये प्रिंसिपल जी के प्रयासों का ही नतीजा है कि हमारा कॉलेज इन सब से सेफ रहा है। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, कोरोना की सेकेंड वेव थोड़े से ज़्यादा अपने चरम पर है। तो प्राचार्य जी का प्रयास यही रहा कि बच्चों को अब इसके लिए कैसे अवेयर किया जाए। तो उन्होंने आज ये इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज एक ये लेक्चर रखा है, सेकेंड वेव ऑफ कोरोना, इससे कैसे बचा जाए और इसके क्या क्या कारण हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं मैडम डॉक्टर पूनम मदान जी को इनवाइट करता हूं कि वो आज के लेक्चर को शुरू करें। मैडम पूनम मदान जी, प्लीज़। Respected principal sir, for the staff members and dear students. Good morning everyone. Hopefully all of you are well at home. Before going to start my presentation, my lecture, I just want to ask a question. लास्ट ईयर हम सबको पता है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लॉकडाउन की अनाउंसमेंट की थी। वो कौन सी डेट थी जिस दिन ये नेशनल लॉकडाउन अनाउंस किया था? मुझे बताएंगे प्लीज। आप लोग अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चैट बॉक्स आपको शो हो रहा है। लास्ट ईयर हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लॉकडाउन अनाउंस किया था। वो कौन सी डेट थी जिस दिन ये नेशनल लॉकडाउन अनाउंस? यस, एनीबॉडी एल्स? 22 March. हाँ, 24 March. 22 March. Anybody else? सेकेंड मार्च। और कोई? 24 March. 24 March, ma'am. 24 March, not 22 March, it's a 24 March, जब हमारा देश नेशनल लॉकडाउन में चला गया था। इस बात को पूरा 1 साल से भी ऊपर हो चुका है। जब हमारे देश ने नेशनल लॉकडाउन किया तब आपको पता है उस समय यहाँ पर जस्ट कोविड केसेस कितने थे? जस्ट 525 केसेस थे। और इतनी जल्दी हमारे देश ने नेशनल लॉकडाउन की अनाउंसमेंट कर दी थी और हमारा देश उन कंट्रीज की लिस्ट में आ गया था जिन्होंने इतनी जल्दी नेशनल लॉकडाउन अनाउंस किया। इतनी जल्दी नेशनल लॉकडाउन अनाउंस करने के बावजूद भी हमें उतना बेनिफिट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि लगातार हमारे यहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ते ही गए और हमारे देश की रैंकिंग कोरोना इन्फेक्टेड कंट्रीज में लगातार ऊपर जाती गई। मोरओवर हमें सिर्फ इस वायरस को ही नहीं फेस करना पड़ा ड्यूरिंग द लॉकडाउन, हमें और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, लाइक माइग्रेशन की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक रिसेशन, हेल्थ प्रॉब्लम। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे कंट्री में आई और कितने ही मासूम लोगों की जानें भी चली गई। और Ma'am, your voice is not clear. आवाज नहीं आ रही बेटा? क्लियर? क्लियर नहीं आ रही मैम। मैम आपकी आवाज साफ बेटा सभी स्टूडेंट्स अपना ऑडियो म्यूट करें। जब तक आपका ऑडियो ऑन रहेगा आवाज साफ नहीं सुनाई देगी। आपने अपना ऑडियो भी बंद रखना है, वीडियो भी बंद रखना है। बेटा आप लोग अपने आप को म्यूट करके रखोगे तब आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आएगी। ओके, जस्ट म्यूट योरसेल्फ। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी, लाइक माइग्रेशन की प्रॉब्लम आई हमारे कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रिसेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो हमें यहाँ पर फेस करना पड़ा। कितने ही मासूम लोगों की जानें भी चली गई ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ये लॉकडाउन, ये कोरोना वायरस हम सब के लिए बहुत नया था और जस्ट हमारे लिए ही नया नहीं था, हमारे साथ साथ और बाकी कंट्रीज के लिए भी ये सब कुछ नया था और शायद यही रीजन था हम इसके लिए तैयार नहीं थे। ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था और दैट्स व्हाई शायद हम इस सिचुएशन को इतनी आसानी से हैंडल नहीं कर पाए। हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे। लेकिन अब क्या है? अब तब से लेकर अब तक हमने एक लंबा जर्नी को तय किया है, एक लंबा रास्ता तय किया है। ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड हमने इस कोरोना से अवेयर भी हो चुके हैं और हमारी गवर्नमेंट के पास भी इसे टैकल करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आ चुके हैं और शायद हमने समझ लिया है कि चाहे लॉकडाउन हो
या ना हो, हमने इस कोरोना को कैसे हराना है। शायद मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आज भी हमारी इससे लड़ाई जारी है। वो लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, हमारी लड़ाई चल रही है। इस साल के स्टार्टिंग में, फरवरी के स्टार्टिंग में, 2021 फरवरी के स्टार्टिंग में हमें लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया है, क्योंकि केसेस लगातार डाउन हो रहे थे। लास्ट ईयर 2020 सितंबर में जब ये पीक था, उस समय हमारे यहाँ पर जो कोविड के केसेस थे वो 97,894 थे, और इस साल फरवरी में पहुंचते पहुंचते ये जस्ट 9,309 रह गए। तो सबको यही लगा कि हमारी लाइफ बैक थी, नॉर्मल आ गई है। स्कूल, कॉलेजेस सब रीओपन होने लग गए, इंस्टीट्यूशंस चलने लग गए, मोरओवर पार्टीज, मैरिजेस सब वापस वही सब कुछ हो गया। और शायद कहीं हमने यहीं पर ही लापरवाही कर दी, और उसका रिजल्ट ये निकला कि फरवरी में वो केसेस लगातार बढ़ने शुरू हो गए, और अप्रैल का मंथ, तो लास्ट मंथ हमने निकाला है, उसमें तो इसके रिकॉर्ड ही थे। 4 अप्रैल का अगर हम रिकॉर्ड देखें, दैट इज द 1,03,000 केसेस कोरोना न्यू केसेस। 17 अप्रैल का रिकॉर्ड देखें तो इसका 2,61,394 केसेस। आफ्टर इस महीने के एंड का तो रिकॉर्ड था 4,01,993 केसेस, और कल का रिकॉर्ड इससे भी ज़्यादा है ना, 5th मई का। इट मीन्स ये जो नया कोरोना है वो क्या है, बहुत जल्दी इफेक्ट कर रहा है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है। लास्ट ईयर जो हमने जर्नी तय की थी, लास्ट ईयर 2020 कोरोना में 8,000 केसेस से 98,000 केसेस आने में हमें 100 दिन लग गए। 100 डेज में जाकर वो 1 लाख के अराउंड पहुंचा था। लेकिन इस बार तो हमने ये जर्नी जस्ट 10 डेज में ही पूरी कर दी। तो समझ आ रहा है कि ये कोरोना कितना जल्दी फैल रहा है। अगर हम इसके अलावा जल्दी इफेक्ट कर रहा है, अगर हम इसके अलावा डेथ की ओर ध्यान दें, तो सितंबर 2020 में जो रिकॉर्ड था, जो हाईएस्ट था, पीक था, एक दिन की डेथ का जो रिकॉर्ड था, डाटा था, वो 1,290% था। और वही आज का जो अप्रैल का है 3,522, और कल का जो रिकॉर्ड है दैट इज 3,786। एक दिन में इतनी डेथ। इट मीन्स जो नया कोरोना, इस साल का जो कोरोना आया, वो ज़्यादा लोगों में फैल रहा है, ज़्यादा जल्दी फैल रहा है, और ज़्यादा लोगों की जान ले रहा है। इस समय नो डाउट हमारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा सीरियस है। हमें समझना होगा इसे हैंडल करने के लिए कि कैसे बिहेव कर रहा है, ये कैसे चल रहा है, कौन सी शेप ले चुका है, किस अवतार में आ चुका है, ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि पुराना कोरोना जो 2020 था और एट प्रेजेंट जो कोरोना 2021 है, उनमें क्या डिफरेंस है, वो कैसे अलग बिहेव कर रहा है, वो कैसे अलग वेरिएंट है। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो उनमें डिफरेंसेस हैं, दैट इज द फर्स्ट वेरिएंट। लास्ट ईयर जो 2020 का स्ट्रेन था, वहाँ पर क्या था, 2020 की बात करें तो वहाँ पर एक ही स्ट्रेन था, दैट इज द इंडियन स्ट्रेन। एक ही वायरस पूरे देश में फैल रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, सिर्फ एक वेरिएंट नहीं फैल रहा, इस बार कॉकटेल ऑफ वेरिएंट्स है। इस बार 2021 के स्ट्रेन में हमें यूके वेरिएंट भी देखने को मिलता है, साउथ अफ्रीकन, ब्राजील, इंडियन डबल म्यूटेंट वेरिएंट, सो मेनी वेरिएंट्स हैं इस बार। और हमें तो ट्रिपल वेरिएंट के बारे में भी सुना है, जिसके बारे में अभी रिसर्च चल रही है। वहाँ पे इसके बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन अभी तो हमें इतने सारे वेरिएंट्स के साथ अपनी बॉडी को टैकल करना है। तो नेचुरली इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू द लास्ट कोरोना, उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। सेकेंड है दैट इज द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन की बात करें तो छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करेंगे ट्रांसमिशन में क्या है कि कितना फैलता है, कैसे फैलता है। एक रूम, उसमें 20 लोग दिखा दिए गए, उनमें से 1% ऐसा है जो कोरोना इन्फेक्टेड है। तो लास्ट ईयर अगर ऐसी सिचुएशन थी तो क्या था, उस एक इन्फेक्टेड पर्सन से अराउंड 6 और 7% को इन्फेक्शन होने का है। लेकिन इस बार वही सेम सिचुएशन है, लेकिन इस बार 6 या 7% इन्फेक्टेड नहीं हो रहे, अराउंड 12 to 15% को इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। कहने का मतलब है कि जो नया है वो बहुत जल्दी फैल रहा है। जो 6 to 7 तक इन्फेक्शन था, दैट कम्स टू द 12 to 15% तक इन्फेक्शन फैल रहा है। तो ये इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा जल्दी फैल रहा है। थर्ड है हमारे पास दैट इज द सिम्टम्स। लास्ट ईयर
जो कोरोना है उसके सिम्टम्स और इस बार के कोरोना के सिम्टम्स भी डिफरेंट है। यूकेस में जो कोरोना है उसके सिम्टम्स बहुत तेजी से फैल रहे हैं। वो पुराने सिम्टम्स से बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ज़्यादा भी हैं और बार बार चेंज भी हो रही है। लास्ट ईयर अगर किसी को कोरोना होता है तो वहाँ पर प्रॉब्लम फीवर की, मस्कल पेन की, कफ की या उसका स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार वो सारी प्रॉब्लम्स तो है ही है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कोविड पॉजिटिव में दिखाई दे रही हैं, लाइक सोर थ्रोट, हेडेक, रैशेस, स्टमक का अपसेट होना, वॉमिटिंग, इन सब की प्रॉब्लम्स थी, लूज मोशन, डिसकलरेशन ऑफ फिंगर्स एंड नेल्स का कलर का चेंज हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स भी हमें न्यू फेज में दिखाई दे रही है। इवन कईयों को बॉडी अटैक भी हो रहा है, भूख नहीं लगना। कई पेशेंट्स ने तो आइज की प्रॉब्लम को भी बताया है कि इसकी वजह से आइज में प्रॉब्लम हो रही है, आइज में स्वेलिंग आ रही है, रेड हो रही है, इवन कईयों के आइज में पानी निकलना और कईयों को तो कानों में भी दिक्कत आ रही है। इसका एक और भी चीज़ें नजर आई है ये कोविड में, कुछ लोगों को कोई सिम्टम नहीं है, कोई भी सिम्टम नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट फिर भी पॉजिटिव आ रही है। तो इस तरह से ये जो है कंपैरेटिवली पहले वाले कोरोना से ज़्यादा हार्मफुल है, ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट में भी कैसा है कि लास्ट ईयर जो कोरोना था, अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव होता है पेशेंट तो उन सभी को सेम सिम्टम्स दिखाई देते थे। सबके जितने भी पेशेंट थे उन सबके सिम्टम्स सबके सेम थे, लेकिन इस टाइम ऐसा नहीं है। जितने भी पॉजिटिव है उन सबके सिम्टम्स भी क्या है, अलग अलग है, वो एक जैसे सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है? अगर किसी को पहला वाला स्ट्रेन ही इफेक्ट करता है, पहले वाला मतलब जो इंडियन स्ट्रेन था जो लास्ट ईयर था, तो उसको वही वाले सिम्टम्स दिखेंगे जो कि पहले हो रहे, उसको वही दिखेगा जैसे पहले इफेक्ट कर रहा था। लेकिन अगर किसी को अब वाला वेरिएंट इफेक्ट करता है, जैसे कि ब्रिटेन वेरिएंट, ब्राजील वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, ऐसे वेरिएंट्स इफेक्ट करते हैं तो वहां पर हमें सिम्टम्स अलग दिखाई देंगे, उस पेशेंट को अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीन डोज ले लिया है, वैक्सीन डोज लेने के बाद अगर उसको भी कोविड होता है तो उस पर्सन के को जो सिम्टम्स होंगे वो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो वहाँ सिम्टम्स अलग नजर आएंगे। और फोर्थ, ऐसा पर्सन जिसको पहले कोविड हुआ है अब फिर से कोविड हो गया, तो उस केस में भी उस पेशेंट को अलग तरह के सिम्टम्स नजर आएंगे। तो अब सारे, क्योंकि पेशेंट्स की कैटेगरी डिफरेंट हो चुकी है, दैट्स व्हाई अब उनके पास जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो भी सबके पास सेम नहीं है, उन सबके सिम्टम्स भी क्या है, अलग अलग है। तो डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे उनको टैकल करें, कैसे उनको मैनेज करें। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज द इम्यून स्टेट। इम्यून स्टेट को समझने से पहले हमें पता हो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं जो इस वायरस से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। एंटीबॉडीज कैसे बनती हैं? एंटीबॉडीज दो तरीके से बनती हैं, या तो हमने वैक्सीन डोज दिया है उससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनेंगी, सेकेंड वन, या हमें कोरोना हो चुका है उसके बाद भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं। इन बोथ द केसेस जब हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं तो वो एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं, उस वायरस से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आए कि एंटीबॉडीज का क्या काम है, कि वायरस से हमें प्रोटेक्ट करना। लास्ट फेज की अगर हम बात करें 2020 की, तो वहां पर ये एंटीबॉडीज उस इंडियन स्ट्रेन को बड़े आराम से इफेक्ट कर देती थी, हिट कर देती थी और वो स्ट्रेन वहां से बच नहीं पाता था। यानी हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती थी वो 2020 का स्ट्रेन उससे बचकर निकल नहीं सकता था, एंटीबॉडीज उसको हिट कर देती थी, खत्म कर देती थी उस स्ट्रेन को। लेकिन एट प्रेजेंट जो 2021 का स्ट्रेन है, चाहे वो ब्रिटेन है या यूके स्ट्रेन है, वहां पर उस केस में वो जो है एंटीबॉडीज उसको हिट नहीं कर पा रही। या हम एक बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में बात करें तो इस बार के जो स्ट्रेन है, इस बार के जो वेरिएंट्स है, वो इतने क्लेवर है कि वो उन एंटीबॉडी से बचकर निकल जाते हैं, उनकी पकड़ में आते ही नहीं। इतनी ये वेरिएंट्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉकटेल वेरिएंट्स है और वो उनसे बच
कर निकल जाते हैं, हमारी एंटीबॉडीज जो बनती है हमारी बॉडी में वो उसको हिट नहीं कर पाती। देन उसके बाद है वैक्सीन एफिकेसी। अगर हम वैक्सीनेशन, नो डाउट हम लोगों के लिए वैक्सीनेशन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसिटी बन चुकी है, उसकी एफिकेसी के बारे में बात करते हैं। वैक्सीन क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि इट आल्सो क्रिएट्स द एंटीबॉडीज, ये भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। और ये पहली बात तो ये समझना होगा कि ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये हमारी जस्ट प्रोटेक्शन कर रहा है, वायरस से हमें बचा रहा है। हमारे इंडिया में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीन लगना स्टार्ट हुआ। तो ये वैक्सीन 2020 के स्ट्रेन को हिट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। कहने का मतलब कि वैक्सीन, उसकी जो वेरिएंट है वो वैक्सीन की एफिशिएंसी को खत्म नहीं कर पाता। इंडियन स्ट्रेन का जो वेरिएंट था तो वो उतना पावरफुल नहीं है कि हमारी वैक्सीन की एफिशिएंसी को खत्म कर पाए, मीन्स वैक्सीन एफिशिएंट रहता है। लेकिन इन केस ऑफ न्यू केस, जो न्यू हमारी सेकेंड वेव है, उस केस में क्या हो रहा है कि जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है वो हमारी वैक्सीनेशन की एफिशिएंसी को खत्म कर रहा है, यानी वो वेरिएंट ज्यादा इफेक्टिव है, वैक्सीन एफिशिएंसी कम है। तो यही साफ निकलता है कि इन केस लास्ट जो फेज था वहां हमारा जो हमारा वैक्सीन था वो ज्यादा इफेक्टिव था एज कंपेयर टू 2021 स्ट्रेन के कंपैरिजन। नेक्स्ट वन दैट इज द डिटेक्शन। इसकी टेस्टिंग करने के लिए कि पर्सन कोविड पॉजिटिव है या नहीं है, उसके लिए RT-PCR टेस्ट कराया जाता है, कि हम सबको पता है। RT-PCR रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो हम मानते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है। पहले क्या था 2020 के स्ट्रेन में, तो वहां पर अगर वो बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता था, अगर पर्सन कोई भी इफेक्टेड पर्सन है तो बहुत जल्दी RT-PCR रिपोर्ट में वो शो हो जाता था, उसके सिम्टम्स दिख जाते थे, वो स्ट्रेन दिख जाता था, फाइंड आउट हो जाता था अगर हम RT-PCR टेस्ट करते थे। लेकिन इन केस अब नया केस है तो वहां पर वो वेरिएंट्स शो नहीं हो रहे, वो इजीली शो नहीं हो रहा है RT-PCR रिपोर्ट में। मेनली यूके वेरिएंट, वो तो बिल्कुल RT-PCR रिपोर्ट में शो ही नहीं दे रहा, ठीक है। अगर इंडियन स्ट्रेन है वो है तो वो शो हो जाएगा, लेकिन सभी के सभी वेरिएंट्स इस समय हमारी जो RT-PCR किट है उसमें शो नहीं हो रहे। नेक्स्ट वन दैट इज लंग फंक्शन। ये हम सबको पता है कि अगर कोई भी पर्सन कोविड इंफेक्टेड होता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, उसकी बॉडी में लंग्स पर पड़ रहा है। तो पहले केस में अगर कोविड पॉजिटिव कोई होता है तो उसको लंग तक पहुंचते हुए, वहां लंग तक पहुंचते हुए वो सेकेंड वीक में जाता है या 10th डे तक पहुंचता है। लंग के पैचेस कब दिखते थे? देर से दिखते थे, वो 15 दिन में जाकर या 10th डे में जाकर तब लंग के पैचेस दिखते थे। लेकिन एट प्रेजेंट क्या है, ये स्ट्रेन बहुत जल्दी हमारे लंग्स तक पहुंच रहा है, बहुत जल्दी हमारे लंग्स को इफेक्ट भी कर रहा है, ये और हार्मफुल है। ये सारे के सारे तो डिफरेंसेस हैं तब के स्ट्रेन में और अब के स्ट्रेन में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ सर्कमस्टांसेस में डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आज हमें हमारी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो रही है, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी है पड़ रही है। उसमें सबसे फर्स्ट है दैट इज द हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। लास्ट ईयर जब कोविड आया तो उस समय क्या था, गवर्नमेंट ने पहले से ही लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था, पहले से ही हॉस्पिटल में पूरी फैसिलिटीज हम लोगों को प्रोवाइड कर दी गई थी और ये कह दिया गया था कि सिर्फ कोविड केसेस को ही ट्रीट किया जाएगा, नॉन कोविड केसेस को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। लॉकडाउन था, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रहे थे, यानी पूरी की पूरी अटेंशन कहाँ दी जा रही थी, ओनली कोविड केसेस पर ही दी जा रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या रहा, जब ये सेकेंड वेव आई उस समय क्या हुआ, हॉस्पिटल में सिर्फ कोविड पेशेंट को नहीं, नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट किया जा रहा था। लॉकडाउन था नहीं, एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे, वो केसेस भी ट्रीट किए जा रहे थे। तो यानी कि हॉस्पिटल के ऊपर ओवरबर्डन हो गया और जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिटिकल हो गई, ये प्रॉब्लम्स और बढ़ गई और एट प्रेजेंट यहाँ पर फैसिलिटीज की शॉर्टेज क्रिएट हो गई। तो पैनिक क्रिएट करने के पीछे ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जितनी हमें इस समय चाहिए थी उतनी अवेलेबल नहीं हो पाई। सेकेंड एज ग्रुप, जो डिफरेंस देखा गया है फर्स्ट वेव में और सेकेंड वेव में। फर्स्ट वेव में क्या था, जो सितंबर 2020 में सबसे ज़्यादा जब हाई लेवल पर था लास्ट ईयर, उस समय ये देखा गया था कि मोस्टली कौन से पेशेंट्स ज़्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं, वो पेशेंट जो 40+ हैं या वो
जो कि 50 प्लस है, वो पर्सन ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है तो पॉजिटिव आ रही है, दैट लाइज बिटवीन 18 टू 40 ईयर्स के बीच में लाई कर रही है। ऐसा क्यों है, क्यों लाई कर रही है, क्यों हमारी यंग जनरेशन ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है इस सेकेंड वेव में? उसके पीछे 2-3 रीजंस हैं कि यंग के पॉपुलेशन जो आप लोगों की है वो क्यों इस सेकेंड वेव में ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। उसके पीछे रीजन है फर्स्ट, दैट इज अ मोर इन कंटेक्ट। जो यंग जनरेशन है बाहर ज़्यादा निकलती है, काम पर जाते हैं, पढ़ने, मतलब उनका बाहर निकलना एज कम्पेयर टू द ओल्ड जनरेशन, वो ज़्यादा बाहर कंटेक्ट में आते हैं, रिक्शा में जाते हैं, बसेस में, ऑटोज में, ये सब उनके सब एक दूसरे के कंटेक्ट में रहते हैं। तो जब ज़्यादा कंटेक्ट में रहेंगे तो वहाँ फैलने के चांसेस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सेकेंड वन, दैट इज अ केयरलेस। यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा केयरलेस है। उसको लगता है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे को ये चीज़ हिट नहीं कर सकती, आई एम लक, ऐसा फील होता है। वो ये मान के चलते हैं कि अगर कुछ हो भी गया तो मेरी बॉडी उसको आसानी से टैकल कर लेगी। लेकिन इस बार डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर हम कहते हैं तो इस बार ऐसा नहीं है। वो लोग कह रहे हैं, डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि इस बार ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो क्या हैं, यंग जनरेशन से हैं। आईसीयू में ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी है, यंग है। उनके प्लेटलेट्स किनके डाउन हो रहे हैं, यंग के डाउन हो रहे हैं। इवन रिकवर करने में भी टाइम कौन ज़्यादा ले रहा है, यंग जनरेशन ज़्यादा टाइम ले रही है। तो यंग जनरेशन यहाँ पे यूथ है हमारा, तो इंडियन यूथ के लिए तो इट मीन्स हमारे लिए प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है कि अगर यंग पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। थर्ड, एक और रीज़न है कोविड यंग जनरेशन में फैलने का, उनके पास वैक्सीनेशन नहीं, अभी वैक्सीनेशन नहीं पहुंचे। हम नो डाउट फर्स्ट मंथ से स्टार्ट किया है, लेकिन इट विल टेक टाइम, उसके तो आप तक पहुंचने के लिए उसके पास टाइम लगेगा। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से यंग जनरेशन में आज कोविड ज़्यादा फैल रहा है। तो एट प्रेजेंट मैं आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट कह लो या आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ कि इस समय सबसे ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत आप लोगों को। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही है तो आप लोगों को अपने आप को बचा कर रखना है। इसके अलावा इस सेकंड वेव और क्यों क्रिटिकल है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट वो नेगेटिव आ रही है, वो भी एक फैलने का रीजन बन रहा है। इसमें सिम्टम्स कोविड के हैं पर्सन के अंदर, उसको लग रहा है कि मुझे कोविड है, लेकिन फिर भी मतलब फीवर भी हो रहा है, कफ भी हो रहा है, फटीग भी हो रही है, थकावट भी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आरटीपीसीआर टेस्ट जो किया जाता है, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग कहते हैं, हमारे इंडिया में ये भी बेस्ट माना जा रहा है, उसके बावजूद भी वो रिपोर्ट उसकी नेगेटिव आई। ऐसा क्या रीजन है, क्यों नेगेटिव आ रही है, और अगर नेगेटिव आती है इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आ रही है। हम लोगों को इतना तो समझ आ चुका अब तक कि यहाँ पर जो वेरिएंट्स है, सो मेनी वेरिएंट्स आ चुके हैं। इस समय इंडिया में जो वेरिएंट्स है वो 1 या 2 नहीं, 3 वेरिएंट्स घूम रहे हैं, 4 वेरिएंट्स घूम रहे हैं, कॉकटेल ऑफ वेरिएंट्स घूम रहा है। तो जब ये आरटीपीसीआर मार्केट में आई थी किट, उस समय भी वेरिएंट्स नहीं थे। उस समय जब ये किट आई, आरटीपीसीआर किट हमारे यहाँ पर टेस्टिंग के लिए आई थी मार्केट में, उस समय हमारे यहाँ पर इंडियन स्ट्रेन था और ये किट उसी के अकॉर्डिंग ही तैयार की गई। ये कॉकटेल के अकॉर्डिंग, वेरिएंट्स के कॉकटेल के अकॉर्डिंग तैयार नहीं थी। दैट्स व्हाई यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉब्लम ज़्यादा आई, क्योंकि वो उसी के अकॉर्डिंग तैयार हुई थी, उसी वेरिएंट को फाइंड आउट करने के लिए तैयार थी। तो ये वेरिएंट जो अब आ चुके हैं वो इस किट में शो ही नहीं होते। सेकेंड, कई बार ऐसा भी होता है, क्यों नहीं नेगेटिव आती है, क्यों उसमें पॉजिटिव नहीं आता, कई बार हमारी बॉडी में वायरस का लोड ही कम होता है, उतना वायरस इन्फेक्टेड ही नहीं होता, तो वो उसमें शो ही नहीं करता, ऐसा भी हो जाता है। थर्ड, एक और रीजन है नेगेटिव आने का कि इस समय आरटीपीसीआर टेस्टिंग के ऊपर ओवरलोड हो चुका है, पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ओवरलोडिंग होती जा रही है, मीन्स टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, और टेस्टिंग ज़्यादा होने से इसकी क्वालिटी डिफेक्ट हो रही है, इंफीरियर हो रही है, और कहीं ना कहीं वो उसके रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट डाल रही है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि अगर हमारी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आती है, हमें सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, हमें लग रहा है कि हमारी प्रॉब्लम है, हमारी हेल्थ खराब है, हमें सब सिम्टम्स आ भी रहे हैं, लेकिन जब हमने आरटीपीसीआर रिपोर्ट
टेस्ट कराया आरटीपीसीआर और वो रिपोर्ट क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो देन उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर से कांटेक्ट करें। सबसे पहले तो अपने आप को आइसोलेट करना है, ठीक है, किसी से नहीं मिलना। अगर आपको जरा सा भी हिंट लगता है कि ऐसा कोई चांस है, देन सबसे पहले आप अपने आप को आइसोलेट करोगे और देन उसके बाद अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करोगे, उससे कंसर्न करोगे, उससे बातचीत करोगे और उसे अपने सारे सिम्टम्स बताओगे कि आपको कफ है, फीवर है, नेल फिंगर के कलर चेंज है, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको सिम्टम्स है, यू विल डिस्कस विद योर डॉक्टर। अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करोगे, एक ऑक्सीमीटर परचेज करोगे, उस ऑक्सीमीटर के थ्रू आप डेली अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। इट शुड बी नॉट लेस देन 94 to 95, इससे कम नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना है, आप लोगों को देखना है, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर डेली का टैप किया हमने, ऑक्सीजन लेवल चेक किया, हमारे पास सिम्टम्स वही रह रहे हैं, आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, यू कैन गो फॉर द सिटी स्कैन। सेकेंड आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि अगर रिपोर्ट नेगेटिव आई उसके बाद भी तो आप सीटी स्कैन कर जा सकते हो, सीटी स्कैन करा सकते हो। क्यों? क्योंकि इस समय लंग्स पर जल्दी इम्पैक्ट आ रहा है, ये लंग्स को जल्दी इफेक्ट करे तो हमें फर्स्ट वीक में ही दिख जाता है लंग्स के कितने इम्पैक्ट हुए हैं, तो सीटी स्कैन में इजीली शो हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा सीटी स्कैन वाले के पास चले जाओगे, रेडियोलॉजिस्ट के पास चले जाओगे, नहीं। आप पहले अपने डॉक्टर से कंटेक्ट करोगे, उससे कंसर्न करोगे, वो जब रेकमेंड करेगा तभी आप वहां पर जाओगे, अपने आप रेडियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाओगे, ठीक है। इन केस अगर फिर भी हमारा सीटी स्कैन में भी कोई लंग के ऊपर पैचेस नहीं शो हो रहे, एक तीसरा ऑप्शन है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दैट इज कि आप लोग ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं। दो टेस्ट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट और डी-डिमर टेस्ट। इन दो टेस्ट को किया जा सकता है, दोनों ये टेस्ट भी आप अपनी मर्जी से नहीं कराओगे, ध्यान रखना, जब तक डॉक्टर रिकमेंड नहीं करेगा तब तक ये टेस्ट भी नहीं होंगे। आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर देन यू विल गो फॉर दिस टेस्ट, इन टेस्ट के लिए जाया जाएगा। वहां पर डेफिनेटली अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो वहां पर आपको शो होगा, पॉइंट आउट होगा, आपकी बॉडी में कुछ डिफरेंट शो किया जाएगा, दिखेगा, रिएक्शन दिखेगा कि कोविड है या नहीं। तो आप इस पूरे प्रोसेस से गुजरे। ये सब कुछ मैंने आपको इसलिए बताया है कि हमें अगर नेगेटिव आती है फिर भी हमें ये प्रोसेस क्यों फॉलो करना है, क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस खुदा ना करे कि अगर वाकई में हम पॉजिटिव हैं और हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई तो हमने तो क्या करना है, बाहर घूमने शुरू कर देना, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर हम पॉजिटिव हुए तो हम बाकी दूसरों को भी अपना वायरस फैला रहे हैं, कर देना कर फैल गया ना। हमने तो क्या किया था, उस रिपोर्ट पर विश्वास किया कि वो नेगेटिव आई है और हमने बाहर निकलना शुरू कर दिया, लेकिन अगर हमें था और उसके बाद जब हमें बाहर निकले तो बात को भी फैल जाएगी। सेकेंड चीज क्या है और क्या हो सकता है, अगर जान सवाल आप लोग पॉजिटिव हैं और कहीं आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया टाइमली तो कहीं कोई देर ना हो जाए कि हालत और ज़्यादा खराब हो। इसलिए जरूरी है कि अगर आपको कहीं के भी सिम्टम्स लगते हैं, अपने ऊपर लगता है ऐसा और रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो डोंट इसको मतलब इसको सीरियस ही लेना है, इसको केयरलेस नहीं लेना। इस पूरी डिस्कशन से हमें क्या चीज़ समझ आ रही है? इस पूरी डिस्कशन जितनी भी मैंने अब तक डिस्कशन की है, आप लोगों को बताया कि उस हालात में लास्ट ईयर क्या सर्कमस्टांसेस है, इस बार क्या सर्कमस्टांसेस है, यहाँ से हमें बिल्कुल एक पिक्चर क्लियर हो गई कि इस समय हमारी जो सिचुएशन है वो थोड़ी ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा क्रिटिकल है। लेकिन इन सारी सिचुएशन के बावजूद एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव है। क्या चीज़ पॉजिटिव है तो बता सकता है? दैट इज वैक्सीनेशन। इस समय हमारे पास वैक्सीनेशन है। लास्ट ईयर हमारे पास कोई वैक्सीनेशन नहीं था, कुछ नहीं था ट्रीटमेंट के लिए, हमें ये भी नहीं पता था वैक्सीनेशन आएगा नहीं आएगा, आएगा तो सक्सेस होगा नहीं होगा, नहीं, हमें कोई श्योरिटी नहीं थी, फिर भी हमने सिचुएशन को टैकल किया अपनी विल पावर से, अपने बिलीफ से, है ना। तो इस समय तो हमारे पास वैक्सीनेशन है तो वी कैन इजीली हैंडल इट। अगर हम चाहें तो हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इस समय हमारे पास 2 वैक्सीनेशन अवेलेबल है, हम सबको पता है एट प्रेजेंट इंडिया में कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है और कोवैक्सीन भारत बायोटेक का है। स्पुतनिक वी भी आने वाला है बहुत जल्दी, हमें अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन ये 2 वैक्सीन से एट प्रेजेंट अवेलेबल है। तो इस समय सबसे ज़्यादा जरूरत है तो किसकी? वैक्सीन, है ना। लेकिन वैक्सीन के बारे में लोगों ने बड़े सारे रूमर्स बना रखे हैं, बहुत सारे व्यूज बना रखे हैं, कुछ आइडियाज हैं उनके मन में, वो थोड़ी सी
वो क्या है, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि वैक्सीन आ चुका है, फिर भी सेकंड फेज में इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई, तो इतनी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। कि अगर हमने वैक्सीन आ चुका है और वो इफेक्टिव होगा तो सेकंड वेव इतना क्रिटिकल नहीं होना था। लेकिन आपको समझना होगा कि सेकंड वेव आया है, लेकिन अभी तक वैक्सीन की जो डोज है वो पूरी तरह से लगी नहीं है। सिर्फ अभी, क्योंकि वैक्सीन की कब इफेक्टिव होगा, जब हमें दोनों डोज लग जाएंगे, तब उसका इफेक्ट पूरा नजर आएगा। लेकिन अभी तक वैक्सीन की पूरी डोज नहीं लगी है। फर्स्ट डोज जो है सिर्फ 15 करोड़ पीपल तक की गई है, और सेकेंड डोज पूरी फुल डोज, जिसको फर्स्ट डोज भी लग चुकी है और सेकेंड डोज भी लग चुकी है, वो जस्ट 3 करोड़ पॉपुलेशन है। दैट मीन्स कि अभी सिर्फ टोटल पॉपुलेशन का 2% ही हमें यहाँ पर कवर हुआ है जिसे वैक्सीनेशन लग चुका है। तो वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट आने तक अभी टाइम लगेगा। तो अभी से ये ना सोचे कि वैक्सीनेशन इफेक्टिव है या नहीं है, इट्स डेफिनेटली इफेक्टिव, लेकिन उसका रिजल्ट अभी हमें नहीं मिला, इट टेक्स टाइम। सेकंड, कुछ लोग कहते हैं कि हमने दोनों डोज ली, वैक्सीन की दोनों डोज ली है और उसके बावजूद भी क्या है, हम पॉजिटिव हो गए हैं। डॉक्टर्स दोनों डोज लेकर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। तो इतनी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। या कुछ लोग का ये भी कहना है कि वैक्सीन लेने के बाद, वैक्सीन डोज लेने के बाद भी हमें वो सारे के सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं जो वैक्सीन लेने से पहले रखने पड़ते हैं। अगर हम वैक्सीन नहीं लेते तो भी प्रिकॉशंस रखने हैं, और वैक्सीन लेने के बाद भी प्रिकॉशंस रखने, तो वैक्सीन लेने का क्या फायदा। तो पहले तो ये समझना होगा कि वैक्सीन हमारा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट, इट्स जस्ट अ प्रोटेक्शन। ये हमारी बॉडी में क्या करेगा, एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा। जब हम वैक्सीन डोज लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं, वो एंटीबॉडीज हमें उस वायरस से प्रोटेक्ट करती है, उसे बचाती है। ऐसा कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं कहा कि वैक्सीन लेने वालों को कोविड नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी ने वैक्सीन डोज लिया है और उसके बावजूद भी उसको कोविड होता है, तो उसकी बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन जाएंगी, वो एंटीबॉडीज उसे प्रोटेक्ट करेंगी। उसके सिम्टम्स होंगे, फीवर होगा, कफ होगा, लेकिन वो सिम्टम्स बहुत कम होंगे, वो इफेक्ट बहुत कम होगा, वो उसकी बॉडी उस वायरस से आसानी से फाइट कर लेगी अगर उसने वैक्सीन लिया। क्लियर? तो ये वैक्सीन जो है हमें सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी में, एक जैसे चलो कि एक हथियार की तरह खड़ा है और हमें उससे बचा रहा है, बचाएगा। लेकिन डजंट मीन कि हमें होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर हो जाता है वैक्सीन के बाद भी तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगा। इसका ये भी कहना है कि इसके साइड इफेक्ट्स हैं, वैक्सीन से साइड इफेक्ट किए गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर के साफ कहा है कि इंडियन वैक्सीन में ऐसा कोई नहीं हमें शो हुआ कि वैक्सीन के बाद किसी को कोई इफेक्ट आए हैं। तो बिल्कुल सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मोरओवर यूके में ऐसा आया केस, तो वहां पर भी उन्होंने यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने इसको टेस्ट किया और ये कहा कि 1 करोड़ के बीच जस्ट 1% को होने के चांसेस हैं, इफेक्ट आने के चांसेस है। लेकिन उनकी भी स्टेटमेंट ये थी कि वैक्सीन ना लेने से होने वाला जो रिस्क है, वैक्सीन लेने के रिस्क से बहुत ज्यादा है, यानी वैक्सीन को लेना है। अगर हम नहीं लेंगे तो खतरा ज्यादा है। अब है कि कौन सा वैक्सीन अच्छा है। कुछ कह रहे हैं शील्ड अच्छा है, कोवैक्सीन अच्छा है। तो आप इस तरह की बातों में मत आओ, बोथ आर इक्वल। कोई ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड बेटर है, कोवैक्सीन बेटर है, नहीं। कहीं कहीं भी इसकी कोई कंपैरिजन नहीं हुआ है, कोई टेस्टिंग नहीं है, बोथ आर इक्वल, दोनों ही हमारे लिए सेम है। किसी ने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी है कि विच वन इज बेटर। तो इसलिए हमें कोई रेट नहीं करनी। जब भी वैक्सीन आएगा हमें ये नहीं देखना कि अच्छा वैक्सीन आएगा तब हम लगवाएंगे। एट प्रेजेंट जो अवेलेबल है हमें वही, बस आप एलिजिबल होने चाहिए, आपकी एज एलिजिबल है, आपके शहर में वैक्सीन अवेलेबल है, तो गो एंड प्रोसेस को फॉलो करें। इस समय हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि इस वायरस जो फैला हुआ है उसके ट्रांसमिशन को तोड़ना। एट प्रेजेंट जो सर्कमस्टेंसेस की नीड है वो यही है कि जो कड़ी चलती आ रही है वायरस फैलने के, जो ट्रांसमिशन चला आ रहा है, उस ट्रांसमिशन को हमें तोड़ना है, उस कड़ी को हमें तोड़ना है। और उस कड़ी को तोड़ने का सिर्फ हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, दैट इज द वैक्सीन। वैक्सीन के थ्रू ही हम इस ट्रांसमिशन को तोड़ सकते हैं। बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं आया, इसके पीछे रीजन है क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है दैट्स डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। एडल्ट का इम्यून सिस्टम अलग होता है, बच्चों का अलग होता है। बच्चों की बॉडी जल्दी
रिस्पॉन्स करती हैं, क्योंकि वहाँ इम्यून सिस्टम है। तो वहाँ पर अलग तरह की डोज की जरूरत होती है और हमें अलग तरह की डोज की। और मोर ओवर वहाँ पर क्या है कि अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स करते हैं। तो वहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि किस एज ग्रुप के बच्चे के लिए कितने डोज की जरूरत है। तो उसमें अभी ट्रायल है, टाइम लगेगा, लेकिन तब तक हम लोगों को प्रिकॉशंस रखने हैं। लेकिन जिनकी एज 18+ हो चुकी है, वो 1 मई से हमारे यहाँ वैक्सीन स्टार्ट हो गया है, डोज मिलनी शुरू हो गई है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जो भी एलिजिबल है वो रजिस्ट्रेशन कराएं, और जैसे ही आपके शहर में आपका नंबर आता है डोज जाओ। ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस समय जो हमारी सिचुएशन है वो ये है, एट प्रेजेंट हम कहाँ सहन करते हैं। लास्ट 6 और 7 डेज का अगर मैं डाटा बताती हूँ आपको, हमारे पास ये एक्टिव केसेस क्लियर, और ये डेथ है। कहीं पर कोई भी ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, नहीं। लास्ट 2 डेज से हालात थोड़े और क्रिटिकल हुए, केसेस बढ़े, और ओवर डेथ केसेस भी बढ़े हैं, 3786 पे पहुंच गया। तो ये बहुत पीक पर है। तो इस समय हमें बहुत जरूरत है अपने आप को बचा के रखने की, ठीक है। तो अपने आप को बचा के रखो, वैक्सीन लो और अपना प्रिकॉशन रखो जब तक आपने वैक्सीन डोज नहीं ली। थोड़ा जो समय है वो बहुत कठिन है, लेकिन ये समय चक्र है, रुकेगा नहीं, जल्दी ही बीत जाएगा। डरना नहीं है, इस समय घबराने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जरूरत है तो इसकी कॉन्शियस रहने की, अवेयर रहने की। उस अवेयरनेस से हम इस सिचुएशन को बहुत आसानी से टैकल कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। लास्ट 2-3 दिन पहले मैंने लेक्चर भी करी, आप लोग भी शायद पढ़ चुके होंगे। एक शहर में एक महामारी आई। महामारी में आने से पहले राजा से बोला कि मैं तेरे शहर में आ रही हूँ और 500 लोगों की जान लेकर जाऊँ। राजा ने क्या किया, पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि ऐसे ऐसे महामारी आ रही है और ऐसे से मौत का खतरा है। सारे शहर में डर दहशत फैल गया। अब कुछ दिन के बाद महामारी जाने लगी। तो राजा ने तो बोलती कि मैं आपके शहर से जा रही हूँ। राजा ने कहा कि तूने तो कहा था कि जब आएगी तो 500 बंदों की जान लेकर जाएगी, लेकिन अब जा रही हो तो 1700 लोगों की जान लेकर जा रहे हो अब तो महारानी ने कहा मैंने तो सिर्फ 500 लोगों की ही जान ली, पर जो डर और दहशत का माहौल बनाया था उस 5000 जाने तो उस डर और दहशत ने ली। इसलिए डरना नहीं, हमने दहशत नहीं फैलानी है, हमने अपने आप को बचा कर रखना है और इस बीमारी से बाहर निकलना है। इस समय जरूरत है तो कुछ प्रिकॉशंस रखने की, डेफिनेटली संयम रखने की, तभी हम इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। वो बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें रखने हैं। अपने आप को डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है। सिचुएशन ऐसी है कि हमें ये जानना बहुत मुश्किल है कि हम हमारे साथ जो पर्सन है वो पॉजिटिव है या नहीं, तो बेटर है कि हम एक डिस्टेंस क्रिएट करके रखें। अगर हमें लगता है कि हमारे साथ वाला कोई कोविड इन्फेक्टेड है, उसको स्नीजिंग हो रही है, कफ हो रहा है, हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो वहां पर हम 1 मीटर का डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड और क्या है, मेडिकल केयर। अगर हमें खुद को कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो रही है, स्नीजिंग का कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो कंटेक्ट में डॉक्टर इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसर्न करो, उससे बातचीत करो और अपने आप को क्वारंटाइन कर लो। ऐसा नहीं कि अगर तुम्हें सिम्टम्स है तो बाहर घूमने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ हमें ध्यान रखना है। अपने आप को इन्फॉर्म रखो, अपडेटेड रखो। आसपास कहीं कोविड तो नहीं फैल रहा, आप जहाँ रह रहे हो उस एरिया में कोई कोविड इन्फेक्टेड तो नहीं है, आपके आसपास कोई ऐसा एरिया जहाँ कोविड ज़्यादा फैल रहा है तो अवॉइड करो कि उस एरिया में ना रहो। आपके पास हमेशा रिलायबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। किसी फेक इंफॉर्मेशन के ऊपर बिलीव मत करो, रिलायबल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और हमेशा अपने आप को इसके बारे में अपडेट रखो। अच्छा खाना खाओ, क्लियर। वहाँ जहाँ आपको रेस्टोरेंट्स में, स्टॉल्स में लगता है कि वहाँ हाइजीन फैसिलिटीज को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, तो वहाँ पर जाना अवॉइड करें। अब कुछ दिन हो सके तो बाहर का खाना मत ही खाओ, घर का ही खाओ, फ्रेश फूड खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा है। ट्रेवल मत करो। अगर फिर भी हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है तो थोड़ा सा ध्यान रखो, प्रिकॉशंस रखो, ठीक है। अपने मुंह नाक सब ढक कर जाना है बाहर, मास्क पहन कर जाना है, और एक बार मास्क पहनने के बाद उसको हाथ से टच नहीं करना। नेक्स्ट वन दैट इज अपने हैंड वॉश करने हैं। ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन यही इस डिजीज को काउंटर करने का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि कॉन्टिन्यूसली अपने हैंड को वॉश करो, फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करो, सॉफ्ट से किसी भी। तो हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। सैनिटाइजर को यूज करना है।
इट्स अ कन्वीनियंट हाइजीन। हमें सैनिटाइज करना है, तब कहीं पर हम बाहर जाते हैं तो अपने साथ सैनिटाइजर को कैरी करते जाओ और सैनिटाइज करते हैं। मास्क पहनना है, मास्क फेस मास्क पहन के रखना है किसी भी पब्लिक प्लेस पर, कहीं पर भी क्राउडेड एरिया में। इट्स अ नेसेसरी स्टेप, आज के टाइम की जरूरत है। एयरबोर्न जॉन्स को खत्म करने से हमें बचाने के लिए, इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने घर को, अपने घर के प्रोडक्ट्स को, जितने भी हमारे डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स हैं जैसे बेडशीट्स, टॉवल्स, फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप, इन सब को टाइमली क्लीन करना ये बहुत ज़रूरी है। धोन है, इन सबको क्लीन करें, ठीक है, आफ्टर 2 days 3 days इन सबको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। पैट्स के पास मत जाओ। अगर आप, नो डाउट, अभी तक कोई ऐसा केस नजर नहीं आया कि पैट्स में भी कोविड-19 फैल रहा है, एनिमल्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कोई सिम्टम्स नजर आते हैं अपने अंदर, तो अपने पेट्स से ना मिलें, उससे एक डिस्टेंस बना लें फॉर द टाइम बी। ये अपने प्रोडक्ट्स किसी और के साथ, जो तुम्हारे अपनी पर्सनल है, किसी और के साथ शेयर मत करो। इवन अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कुछ टाइम के लिए कोई शेयरिंग नहीं करनी। एक्सरसाइजेस करनी है, योगा, मेडिटेशन, ये बहुत हेल्पफुल है आज के टाइम में। मेंटल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए, फिजिकली फिट रखने के लिए बहुत जरूरी है। इन सबको फॉलो करो। मोरोवर बच्चों के लिए तो हम बैलेंस फुलाने की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कैंडल बुझाने की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक क्या बैलेंस का बच्चों को बैलेंस फुलाएंगे, इससे उनको फन भी लगेगा, उनके लिए गेम भी हो जाएगी, साथ साथ उनकी ब्रीथिंग भी बढ़ेगी, दैट विल इंक्रीज देयर इम्यून सिस्टम। तो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है। सिर्फ ध्यान नहीं रखना, इनको हमने अपनी हैबिट्स बना लो। ये हमारी आदत में ही शामिल हो जानी चाहिए। फिर हमें लगेगा नहीं कि हम ध्यान में रख रहे हैं। बाहर निकल रहे तो हमारी आदत नहीं होना चाहिए कि हमने मास्क उठाकर ही जाना है। तो ये सारी अगर हमारी हैबिट्स बन जाएंगी तो हमारे लिए इस सिचुएशन से निकलना ईजी हो जाएगा। इस समय हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर अपनी आपको इस डिसीज से बचा कर रखना है, इससे इंफेक्शन होने से अपने आप को बचाना। अगर आप अपने आप को बचा रहे हो तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, यही सबसे बड़ा काम है। तो गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, सभी प्रिकॉशंस रखने हैं, एक हेल्दी और कोविड फ्री इंडिया बनने में अपना पूरा ऑपरेशन करना है। यार किसी को कुछ पूछना हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू। आशीष सर। जी हाँ जी, हाँ जी सर। तो क्या, थैंक यू वेरी मच मैम। वेलकम सर। मेरे को ऐसा लगता है कि आपके इस लेक्चर से हमारे स्टूडेंट्स को, स्टाफ मेंबर को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। जो वो जानना चाहते थे, जो उनकी मिसकंसेप्ट्स थे, वो सारे मिथ्स थे, वो सारे दूर हुए होंगे। तो मोटे मोटे तौर पे ये आप अपने आप को बचा के रखें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। प्रिंसिपल सर, आर यू देयर? आई थिंक प्रिंसिपल सर इज नॉट देयर। सो हाँ जी मैं हूँ जी हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ मैं सर। एक मिनट मैं बोलना भी चाह रहा था। हाँ बिल्कुल, प्लीज सर, मैं आपको यही कहने के लिए बुला रहा था जी। हाँ, पहले तो पूनम मैडम को बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत सुंदर लेक्चर, कोरोना का जो लेटेस्ट टॉपिक है, जो एक आम आदमी का कंसर्न है, जिस टॉपिक पर आपने मटेरियल प्रिपेयर करके एक अच्छा लेक्चर दिया इसके ऊपर। हाल दो मेडिकल बैकग्राउंड ना होते हुए भी आपने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया, आपको बहुत बहुत बधाई। मेरा अपने बच्चों से एक विशेष अनुरोध है कि हम अपने अपने एरिया में जहां भी रह रहे हैं, वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है कोरोना से बचने का। जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी, जब तक हम कोरोना से बच नहीं सकते। तो इसलिए बेटा, आपने एक काम करना है, आपके आसपास आपके माता पिता, आपके बुजुर्ग या आपके भाई बहन जो भी हैं, सबको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रमोट कीजिए। अपने गली मोहल्ले में जो भी आपके आसपास रहते हैं, उनको वैक्सीन लगवाने के लिए प्रमोट कीजिए, रादर उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जब वैक्सीन लगती है। यदि वैक्सीन नहीं लगेगी, हम खुद तो रिस्क पर हैं ही, हमारे कारण से और व्यक्ति भी रिस्क पर होंगे। तो यदि कोरोना से बचना है तो यही एकमात्र साधन है, और सरकार इसके लिए बहुत एफर्ट कर रही है, हम देख रहे हैं। बहुत सारा पैसा भी सरकार खर्च रही है और बहुत सारा हेल्थ डिपार्टमेंट इसके ऊपर लगा हुआ है। तो हमारी भी ड्यूटी ये बनती है कि हम अपने अपने स्थान पर, जहां भी आप रहते हैं, आसपास के एरिया में वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां हैं उससे बचें,
उन बुजुर्गों को समझाएं कि इसके लगाने से नुकसान नहीं होगा और जीवन बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। कोरोना एक महामारी है, इससे थोड़ा सा बचाव रख के चलेंगे हम। जो गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, भीड़ में नहीं जाना है, मास्क लगाना है, हाथ को बार बार हमने साफ करना है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, ये कोरोना हवा से भी फैल रहा है। पिछली बार के कोरोना में और इस बार के कोरोना में एक ये भी डिफरेंस है। पिछली बार हम कहते थे कि ड्रॉपलेट से फैलता है या हाथ टच करने से फैलता है। अब की बार ये जो अप्रैल के अंदर एक्सप्लोजन हुआ है कोरोना का, WHO ने भी कल ही मेरे को, हमारे प्रोफेसर इशाक जी ने एक रिपोर्ट भेजी, WHO ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि ये कोरोना जो है हवा से भी फैल रहा है। यदि हवा से फैल रहा है तो मास्क बहुत जरूरी है। और इसीलिए अब जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, जब आप घर से बाहर निकलें, एक की बजाय 2 मास्क लगा के निकलें, क्योंकि ये हवा से फैल रहा है। हमें प्रिकॉशंस लेनी है, डरना नहीं है। बीइंग यंग पीपल, हमारी इम्यूनिटी बाकियों से अच्छी है। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ, सरकार ने जब वैक्सीनेशन शुरू किया, सबसे पहले 60 साल से ऊपर के व्यक्तियों को लगानी शुरू की वैक्सीन। पहले हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों को लगी, फिर आम पब्लिक के लिए 60 साल से ऊपर के लोगों को लगी, फिर 45 से 60 वालों को लगी। जैसा कि मैम की रिपोर्ट सब बता रही थी, अब जो डेथ हो रही है 45 से ऊपर वालों की कम है, यंग लोग ज्यादा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। उसका एक ही कारण है, इनकी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन करवाइए। कोरोना से खुद को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है, और देश के लिए भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने देश के लिए भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा पूनम मैम को बहुत बहुत बधाई एक सुंदर लेक्चर देने के लिए। थैंक यू सर। क्या अब हम सर इस लेक्चर को ख़त्म करें आपकी परमिशन से? हाँ जी, हाँ जी, वाइंड अप कीजिए। टाइम हो गया आपका, 12 क्रॉस हो गया, करिए आप। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।